दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 256 नंबर का लेक्चर है। ठीक है सर, 256 लेक्चर, इतना लेक्चर में सर ज्योग्राफी नहीं दोस्तों। पिछले 150 लेक्चर में एक नंबर से लेकर 150 तक के लेक्चर में हमने इतिहास विषय कवर किया, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक की जो क्लास थी, पूरा 80 लेक्चर का जो ग्रुप दिया गया दोस्तों, ये संविधान से संबंधित था, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित था। और 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो आपके जो है विश्व भूगोल से संबंधित है। यानी अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल का आज हमारा 26 नंबर का लेक्चर है, 26 नंबर का दोस्तों लेक्चर है। और आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं ये सूर्य ताप के बारे में। कई बार दोस्तों सूर्य ताप लोग न बोलकर सूर्यातप करते हैं। सूर्यातप क्या होता है भाई? सूर्यातप क्या हो जाता है? सूर्य धन अतप, ये तो गलत शब्द है ना। तो सूर्य धन ताप बराबर सूर्याताप हो जाएगा। तो सूर्याताप और तापमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा। तो उस 2 लेक्चर में दोस्तों आज हमारा पहला सीरीज है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आपको मिलेंगे, मजा खूब आएगा पढ़ने में। ठीक है, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच दोस्तों ने लॉन्च किया है। आप एक बार विजिट कीजिए, पढ़िए, इन बैच को ज्वाइन कीजिए, मजा खूब आएगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 90% तक का दोस्तों डिस्काउंट ऑफर दिया गया है, आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। पहले क्या था, बहुत बड़े बैच बनाए जाते थे, लेकिन अब दोस्तों छोटे छोटे बैच बना रहे हैं ताकि कम समय में और कम पैसे में दोस्तों आपको बैच भी मिल जाए और आपकी तैयारी भी हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों एक एक सवालों को। तो पहला सवाल दे रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सौर विकिरण ऊर्जा क्या है पहले ये समझिए। अब देखिए यहां पर है सूरज, यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर सूर्य। ठीक है, सूर्य से दोस्तों उसकी ऊर्जा, उसकी जो प्रकाश है दोस्तों ये चलती है। ठीक है, और यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी तक दोस्तों प्रकाश आता है। प्रकाश को इस पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है दोस्तों? तो आपने पढ़ा दोस्तों 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट प्लस 19 सेकंड, अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकंड, या सीधे सीधे आप कह देते हैं कि 500 सेकंड का समय लगता है। ये लगता है ना ये। लेकिन दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश था दोस्तों सूर्य का, सूर्य से चलने वाली जो लाइट थी, ये लाइट दोस्तों क्या है, इसी को सौर विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो वही लिख रहा है, पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं सूर्य ताप। क्या कहते हैं? सूर्य ताप, मतलब सूर्य से आने वाला टेम्परेचर या तापमान ना। तो ये हो जाएगा। बहुत आसान सा जवाब है दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान से समझिए। अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल में उष्मा का आदान प्रदान ये किन विधियों से होता है? कौन कौन सा मेथड है दोस्तों जिस मेथड से उष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है? तो उष्मा के आदान प्रदान होने के 1-2 मेथड नहीं दोस्तों, कुल मिला के दोस्तों 4 मुख्य मेथड है। कितने दोस्तों? 4 मुख्य मेथड है, जिसमें पहला मेथड क्या है दोस्तों, ये जो आप ऊपर लिखा है दोस्तों विकिरण। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड लिखा होगा दोस्तों, आपने सुना होगा संवहन के बारे में। ठीक है, संवहन। तीसरा मेथड सुना होगा दोस्तों संचरण। अच्छा, संवहन भी सुना होगा, एक संचरण शब्द भी सुना होगा। तो क्या सर दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरह से चौथा शब्द आपने सुना ही नहीं होगा, इसे कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवहन कहते हैं। ये 4 तरीके से दोस्तों उष्मा का आदान प्रदान होता है। उष्मा माने समझ रहे हैं ना, उष्मा टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, इसका आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? 4 माध्यम होते हैं, जिसमें से विकिरण जो है दोस्तों, सौर विकिरण, जिसे हम सूर्यातप कहते हैं दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली एनर्जी होती है, ताप होती है। कह रहा है किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के, ध्यान समझिएगा, किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहा जाता है? ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई चीज कहीं से, मान लीजिए कहीं पर आग जल रहा, उसके बगल में कोई चीज रख देंगे दोस्तों, अगर वो सुचालक है, कुचालक है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है आग से। अगर सुचालक है तो धीरे धीरे वो चीज गर्म हो जाएगी। पृथ्वी भी तो ऐसी है। ठीक है, पृथ्वी भी वैसी है। तो सूर्य से आने वाली जो उष्मा है दोस्तों, वो पृथ्वी को क्या कर देती? गर्म कर देती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को कहते हैं दोस्तों विकिरण।
क्या पूछा, यही पूछा था ना। हाँ, किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये सूरज है। सूरज क्या करता है दोस्तों? सीधे सीधे क्या करता है? सूरज हमारी पृथ्वी को गर्म कर देता है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और रात में दोस्तों क्या होता है, जब सूरज नहीं रहता तो पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसे हो पाता है? क्योंकि हम विकिरण की बात करते हैं। विकिरण जो कि उष्मा स्थानांतरण का एक मेथड है, विधि है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है संचालन, ठीक है, संचालन। कर संचालन मतलब हो, चाहे संचालन लिख दीजिए चाहे संचलन लिख दीजिए, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। कर संचलन की प्रक्रिया से वायुमंडल की कौन सी परत गर्म हो जाती, ठीक है। तो कर कौन सी परत? जो निचली परत होती दोस्तों वही गर्म होती है। लोगों को लगेगा कि ऊपरी परत गर्म होगी ना, ऊपरी परत तो दोस्तों वही मंडल है, ठीक है, तो ऊपरी परत नहीं गर्म होती दोस्तों। याद रखिएगा, केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा के याद रखिएगा, ठीक है, केवल और केवल निचली परत गर्म होती है। अब जो नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा कि सूर्य का प्रकाश उधर से आ रहा तो पहले बहिर्मंडल गर्म होगा, बहिर्मंडल के बाद आयन मंडल गर्म होगा। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, वो कहां होगा, ठीक है। जो निचली परत है दोस्तों वो गर्म होता है, केवल निचली परत दोस्तों गर्म होती है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। करा किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के, चाहे वो पदार्थ गैसीय हो चाहे वो पदार्थ कैसा हो दोस्तों, तरल अवस्था में हो, करा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा उष्मा के संचार को क्या कहते हैं? देखिए आपने पढ़ा होगा, जो ठोस पदार्थ होता है उसमें अणु बहुत पास पास होते हैं, तभी तो ठोस कठोर होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो लिक्विड आइटम में होता है। और गैसी फॉर्म में दोस्तों क्या होता है, अणु बहुत दूर होते हैं, इसलिए गैस हमें दिखाई नहीं देती, तो अणु दूर दूर होते हैं। तो कह रहा है चाहे गैसी वाले में चाहे तरल वाले में पदार्थ का एक भाग से दूसरे भाग की तरफ अगर अणुओं द्वारा उष्मा का संचार किया जाता तब क्या होता दोस्तों, तब उसे हम कहते हैं दोस्तों संवहन विधि। क्या कहते हैं? संवहन में याद रखेगा, उष्मा का संचार संवहन विधि द्वारा तभी माना जाएगा जब यहां पर अणुओं की बात की जाए, ठीक है, यानी अणु जब गर्म करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, तब दोस्तों ये आपका जवाब होगा। नहीं तो बहुत ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में गलतियां हो सकती हैं। कह रहा है वह कल्पित का मतलब क्या होगा दोस्तों? काल्पनिक। कल्पित का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। वह काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आसान शब्दों में अगर बोलना है तब बच्चा कहता है समतापी। क्या कहते हैं? समतापी। थोड़ा सा स्टाइल में बोलना होता है तब बच्चा कहता है आइसोथर्मल। क्या कहता है दोस्तों? आइसोथर्मल, ठीक है, कहता है ना, ऐसे लवणता वाले के लिए आइसोहेलाइन था, ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों समतापी ना लिखे समताप लिख देता है, समताप रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? समताप रेखा। कुल मिला जुला के अर्थ एक ही है भाई, ठीक है, उद्देश्य समझिए ना, बात तो एक ही है ना, कोई अंतर है क्या? चाहे समतापी हो चाहे समताप हो, ठीक है। आगे बढ़िए। करा पृथ्वी पर पहुंची किरणों का वह बड़ा भाग, जो सूर्य से दोस्तों आने वाली किरणें होती हैं, भाई और कोई किरण तो आती नहीं, किरण तो वैसे तारों की भी आती है, लेकिन दोस्तों वो बहुत दूर स्थित है, इसलिए उससे पृथ्वी गर्म और नहीं होती, ठीक है, वैसे भी वो रात में दिखाई देते हैं। कह रहा पृथ्वी पर पहुंची किरणों का वह बड़ा भाग जो फिर से वायुमंडल में क्या हो जाता है दोस्तों? चला जाता है। क्यों चला जाता है दोस्तों? चला नहीं जाता है, यह परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यह परावर्तित हो जाता है। जो परावर्तित वाला है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे, अच्छा, पहले आया, पृथ्वी के स्थल खंड को गर्म किया, फिर वापस हुआ, इसे कहते हैं भौम, है तो विकिरण का रूप, लेकिन दोस्तों इसे कहते हैं भौमिकीय विकिरण। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नाम दिया जाता है भौमिकीय विकिरण का। किसका नाम देते हैं दोस्तों? भौमिकीय विकिरण का नाम देते हैं। यह तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, वायुमंडल की बाहरी सीमा, बाहरी सीमा का मतलब हो गया दोस्तों सीधे सीधे बाहरी सीमा हम यही जानते हैं कि बहिर्मंडल कोई दोस्तों क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कोई बाहरी सीमा कहते हैं। बहिर्मंडल में ही हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। कह रहा वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए हमने वर्ग बना लिया जिसकी चारों भुजाएं क्या दोस्तों? एक समान है, और इसका आकार कितना दोस्तों? 1 सेंटीमीटर।
तो प्रति मिनट, 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो कितनी ऊर्जा मिलती दोस्तों? तो याद रखेगा 1.94 कैलोरी, इतनी उष्मा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मत बोलिएगा, क्या मिलती दोस्तों? इतनी उष्मा दोस्तों सूर्य से प्राप्त होती है, ये आप याद रखेंगे। 1.94 कैलोरी, ठीक है, 1.94 कैलोरी दोस्तों उष्मा मिलती है। ऊर्जा बार बार निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा नहीं उष्मा की बात करें। ठीक है, उष्मा, कोई ऊर्जा थोड़े मिलेगी, उष्मा मिलेगा। कह रहा संसार के अधिकांश क्षेत्रों में किन महीनों में न्यूनतम या अधिकतम तापमान देखने को मिलता है? कर संसार के अधिकांश क्षेत्रों में, ठीक है, ज्यादातर स्थानों की बात कर रहा है, पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी की बात करें उसके अधिकांश क्षेत्रों में कौन से महीने में दोस्तों ज्यादा और सबसे कम तापमान मिलता है? अब देखिए, जैसे ही दोस्तों न्यूनतम की बात किया, हम हमेशा सोचते हैं न्यूनतम मतलब क्या हो गया दोस्तों? टेम्परेचर डाउन की बात कर रहा है, न्यूनतम, एक महीनों में तापमान कम ना, एक मिनट, हाँ चलिए, अगर न्यूनतम की बात किया तो सबसे कम टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडी पड़ रहा होगा, यही ना, यही मतलब होगा ना। और दोस्तों अगर टेम्परेचर दोस्तों अधिकतम की बात कर दिया कि क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर का बढ़ना मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ठंडी आती कब है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में हमारे देश में होता है, हम यही मान के चलते हैं। यही आप गलत कर देते हैं दोस्तों। यहां भारत की बात नहीं कर रहा है, यहां बात कर रहा अधिकांश क्षेत्रों की, यहां संसार के अधिकांश क्षेत्रों की बात कर रहा है, न कि भारत की। और आप जानिए या न जानिए, लेकिन आज जान जाइए, दिसंबर नहीं जनवरी महीने में दोस्तों सर्वाधिक टेम्परेचर होता है। ये एकदम रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए। ठीक है, क्या मैंने कहा? कम जो टेम्परेचर होता है, ठंडा जो होता है दोस्तों, वह कौन सा महीना होता है? जनवरी। आप कभी नवंबर दिसंबर मत करिएगा। इसी तरह जब गर्मी की बात करते हैं तो हम मई जून समझते हैं, जबकि न तो उत्तर मई होगा न तो उत्तर जून होगा, बल्कि आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जुलाई होगा। संसार में ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्रों में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मिलता है वो जुलाई में मिलता है। आप ध्यान दीजिए, अगर ये परीक्षा में सवाल आया ना तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों इसका गलत जवाब देंगे, आप बखूबी जानते हैं, मुझे अपने से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे समझ रहे हैं कि हाँ सर ये सवाल आएगा तो कैसे लोग गलत करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तापमान और कम से कम तापमान के बीच का जो अंतर होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन की बात करा तो एक दिन को कहा जाता है दैनिक। ठीक है, दैनिक। और क्या बात करें दोस्तों? दैनिक ताप धन अंतर, ये ताप धन अंतर मिलके कौन सा शब्द बना देता है? तापांतर। तो दैनिक तापांतर कहा जाता है। ठीक है, एक दिन में कितने, जैसे मान लीजिए दिन के टाइम मान लीजिए टेम्परेचर चला गया दोस्तों 45 डिग्री और रात के टाइम टेम्परेचर आ गया दोस्तों 35 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री दोस्तों दैनिक तापांतर है। क्या हो जाएगा? जो अंतर है, सबसे ज्यादा सबसे कम वाला घटा लेंगे तो यही अंतर मिल जाएगा, इसी को कहते हैं दैनिक तापांतर। समझ गए होंगे आप सभी। आगे बढ़िए, कह रहा किसी स्थान के सबसे गर्म, कोई स्थान है दोस्तों, उस स्थान का सबसे गर्म और उसी स्थान का दोस्तों सबसे ठंडा महीने का जो औसत तापमान होता है, उस औसत तापमान का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, तो अगर औसत की बात कर दे तो दोस्तों इसे कहते हैं वार्षिक तापांतर। अगर एक दिन की बात करेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एक दिन की बात करेगा तो दैनिक तापांतर हो जाएगा। और दोस्तों पूरे के औसत की, औसत कब बात करेंगे? जब पूरे की बात करेंगे, पूरे वर्ष भर की बात करेंगे, तब दोस्तों यही क्या हो जाएगा? वार्षिक तापांतर हो जाएगा। अंतर नहीं है, यहां एक दिन लिखा था ना, पढ़िए क्या लिखा दोस्तों? एक दिन लिखा था, इस वजह से दोस्तों दैनिक शब्द लिखना पड़ा, नहीं तो नहीं लिखा गया होता दैनिक शब्द। आगे बढ़िए, कह रहा किस स्थान का वार्षिक तापांतर, वह स्थान कौन सा है जहां का वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक दोस्तों वार्षिक तापांतर कहां है? याद रखिए दोस्तों, वह स्थान है रूस में। रूस में कहां स्थित दोस्तों? आपने सुना होगा रूस के साइबेरिया का नाम सुना होगा। ठीक है, किसका नाम? साइबेरिया का नाम सुना होगा। साइबेरिया में दोस्तों आपने सुना होगा बरखोयास्क का नाम। किसका नाम? बरखोयास्क का दोस्तों नाम सुना होगा। ये जो बरखोयास्क है दोस्तों, यही का क्या है, कहा जाता है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब सबसे कम भी और सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये दैनिक वार्षिक तापांतर की वजह से इस बरखोयास्क को ध्यान रखा जाता है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव के निकट होने की वजह से दोस्तों ऐसा है। आगे देखिए, कह रहा है किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम,
कह रहा कोई स्थान विशेष है, वहां का औसत तापक्रम उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, अगर किसके किसके बारे में पूछ रहा है, एक तो औसत तापक्रम कह रहा है, और औसत तापक्रम किसका दोस्तों, स्थान विशेष का, ठीक है, स्थान विशेष का। मान लीजिए हम किसी भी प्लेस की बात कर दें और किसके अंतर को दोस्तों, उसके अक्षांश के, ठीक है, उसके अक्षांश के जो औसत तापक्रम है, ठीक है, औसत तापक्रम देखने को मिला है, इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, इसके डिफरेंस को कहते हैं दोस्तों तापीय विसंगति। क्या कहते हैं, तापीय विसंगति कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक अक्षांश की रेखा दोस्तों एक ही, देखिए मान लीजिए आपने पृथ्वी ऐसे बनाया, ठीक है, और आपने यहाँ पर दोस्तों 23.5 डिग्री रेखा खींचा, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, ये अलग अलग देशों से होकर गुजरेगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। हर देश की अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो भी आधार अलग है, ठीक है, ये अलग मैटर करता भाई कि ठीक है भारत से भी कर्क रेखा गुजरी है, गुजरने को तो दोस्तों कर्क रेखा जो अफ्रीका से भी गुजरी है, लेकिन दोनों जगह की विशेषताएं अलग अलग है। हो सकता है वहां मरुस्थल हो और भारत में उसी स्थान पे क्या हो दोस्तों, आप देखिए शहर हो सकता है ना, तो इसलिए दोस्तों ऐसा माना जा रहा है, इसे तापीय विसंगति का नाम दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है ग्रीष्म और शीत ऋतु। ग्रीष्म मतलब क्या हो गया दोस्तों, ग्रीष्म मतलब सीधा सीधा गर्मी की बात कर रहा है, शीत मतलब दोस्तों सीधा सीधा किसकी बात कर रहा है, ठंडी की बात कर रहा है। कह रहा है ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमानों के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है, ठंडी और गर्मी के जो बीच तापमान होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्योंकि वर्ष की बात कर रहा है तो इसे कहते हैं दोस्तों वर्ष ताप परिसर। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ष ताप परिसर कहते हैं, ठीक है, यही इसका नाम ही है। सब परिसर मतलब नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया, यही नाम है तो क्या करें, ठीक है, तो वार्षिक ताप परिसर ये कहा जाता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। कह रहा ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ने की अवस्था को क्या कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों जैसे जैसे आप ऊंचे बढ़ते जाते हैं पहले तो तापक्रम कम होता है, लेकिन बाद में दोस्तों धीरे धीरे तापक्रम बढ़ता जाता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तापमान का प्रतिलोमन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नाम दिया जाता है तापमान का प्रतिलोमन। प्रतिलोमन मतलब दोस्तों इनवर्स हो जाना, विपरीत हो जाना, ठीक है। जनरली क्या होता है ऊपर जाने पे तापमान घटता है, तभी तो दोस्तों अब जब पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो आपको हमेशा बर्फ दिखता है ना, तो पहले तापमान घटता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा घटेगा, घटते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी जब बढ़ना शुरू हो जाता है तापमान, ठीक है, तो ऐसे होता है और ऐसा कई बार फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए दोस्तों उसे तापीय विसंगति का नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी जो मैंने आपको क्लासेस दिया ना, इस तरह से दोस्तों आप सीक्वेंस में पढ़िए। हो सकता है कि आज आप पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हो और आपको ज्योग्राफी पढ़ के बहुत अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको संविधान पढ़ने की भी जरूरत है, आधुनिक इतिहास भी, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन इतिहास, ये सब पढ़ने की जरूरत है। और जितने शिद्दत के साथ मेहनत के साथ ये वाली क्लास दी जा रही है वैसे ही दोस्तों कंप्लीट क्लास दी गई है, एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर। आप एक ऐसे मुद्दे पर बात नहीं कर सकते कि नितिन सर आपने इस पर वीडियो नहीं बनाया। गलती से भी दोस्तों नितिन सर से गलती नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत इत्मीनान से पढ़ाता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं रहती, आराम से ढूंढता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, पढ़ाता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम इत्मीनान से, ठीक है। तो आप पढ़ते चलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कह रहा है किस प्रकार की वायु में ताप ग्रहण करने की क्षमता होती, ठीक है, ताप टेम्परेचर की बात कर रहा है। अच्छा ताप मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ग्रहण करने की क्षमता किस प्रकार की वायु में होती है, तो जो वायु क्या होती है दोस्तों, आर्द्र होती, क्या होती, आर्द्र। अब लोग सोचेंगे कि आर्द्र वायु, कई बार जिसको नहीं पता होता ना वो कहता शुष्क वायु। अरे भैया शुष्क वायु कैसे टेम्परेचर गर्म जो है ग्रहण करेगी, ठीक है, ये कहाँ ग्रहण, ये ग्रहण दोस्तों कहाँ कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों ये पहले से ग्रहण की है, ठीक है, पहले से ग्रहण कर चुकी है, और कितना करेगी, ये तो वैसे ही गर्म है। शुष्क वायु दोस्तों पहले से ही ग्रहण करके रखिए। आपका पेट भरा और कोई कहे कि आप खाना कैसे खा सकते, खाना भूखा ना आदमी खाएगा, आप कितना खा सकते हैं, आप कितना खा सकते हैं, बस वही वाली बात है। तो ये पहले से दोस्तों टेम्परेचर ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इसकी अपेक्षा कौन, आपसे एक शब्द लिखा है, देखिए ज्यादा लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, वायु तो ज्यादा लिखना चाहिए यहाँ पर, कौन ज्यादा तापमान ग्रहण कर सकता है टेम्परेचर, तो आर्द्र वायु, ठीक है, ये वायु की बात कर रहे हैं, ये मैं आर्द्र वायु की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा किस समय
पृथ्वी से ताप का विकिरण होता है, ठीक है। कराओ कौन सा टाइम है जब पृथ्वी से क्या होता है, जो तापमान होता है उसका विकिरण होता है, ठीक है, वापस धीरे धीरे दोस्तों जाता है। अब देखिए दिन में तो दोस्तों सूरज रहता है, तो सूरज से टेम्परेचर आता रहता है, ठीक है, तो पृथ्वी दोस्तों धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। पृथ्वी क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। जब रात का समय आता है, रात का समय आता है तो सूरज दोस्तों हट जाता है, दूसरे दिशा में चला जाता है, तो दोस्तों ये विकिरण स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो गर्मी है वो धीरे धीरे दोस्तों विकिरण के रूप में उष्मा जाने लगती है, तो धीरे धीरे धरातल ठंडा हो जाता है। मान लीजिए उष्मा रुक जाए तो इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समस्या पता क्या है, जो सूरज से गर्मी आ रही वापस से नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है सर? मानवीय हस्तक्षेप के कारण। मानवीय हस्तक्षेप के कारण हम लोग खूब एसी चला रहे हैं, खूब फ्रिज का यूज कर रहे हैं, वहां से सीएफसी निकल रही है, ओजोन परत फाड़ रही है, ठीक है। ओजोन परत फाड़ रही तो सूर्य तप और ज्यादा आ रहा है, सूर्य से आने वाला टेम्परेचर जो विकिरण है और ज्यादा मात्रा में आ रहा है, जगह मिल गया ना आने का, रोकने वाला कोई ना, और ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है, ऊपर से जाने में दिक्कत हो रही है, वापस क्यों जाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। प्रदूषण, वायुमंडलीय जो प्रदूषण है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। इस वजह से धीरे धीरे जा पाता है या कम जा पाता है। तो कुल मिला जुला के मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो क्रिया होती है ये कब होती है, विकिरण की क्रिया, ये रात्रि में होती, तभी तो पृथ्वी ठंडी होगी। मामला बस खाली इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहा कौन सा ग्रह उष्मा का न तो संचय करता है, न तो अपने पास किसी तरह से उष्मा स्टोर करके रखता है, ना ही उष्मा का ह्रास करता है। दोस्तों ये खासियत ना सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पृथ्वी के पास है। अगर ये चीज किसी और के पास होती ना तो दोस्तों गजब मजा आ जाता, वहां भी जीवन मिल जाता। लेकिन समस्या ये है कि वहां तो जीवन है ही नहीं, वहां जीवन है ही नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छे से, पृथ्वी ही दोस्तों एकमात्र ग्रह है जो ना तो उष्मा का संचय करती है ना ही उष्मा का दोस्तों ह्रास करती है। ये अगर कभी सवाल आए ना तो बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्याताप के रूप में उष्मा व ठीक है, उष्मा व पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप का बराबर होना या इन दोनों का संतुलित होना पाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, मतलब जितना आया उतना चला गया। यानी सर कोई मानवीय हस्तक्षेप, हाँ वही बात करें, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, इसी को नाम दिया जाता है उष्मा बजट का। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, उष्मा बजट का। कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। तो देखिए अगर मान लीजिए पैसा खूब आए, टैक्स खूब मिले सरकार को, खर्चा कम करना पड़े, सरकार हमेशा मुनाफे में रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहीं दोस्तों खर्चा बढ़ जाए, पैसा कम आए, तब तो दोस्तों सरकार के लिए डेफिसिट वाली कहानी है ना, ठीक है। तो इस घाटे की बजट व्यवस्था, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ क्या हो, सूर्य से खूब विकिरण आ रहा हो और कम वापस जा रहा हो, ये हमारे लिए खतरनाक है। सूर्य से खूब विकिरण आ रहा हो, वापस भी जा रहा हो, बराबर जा रहा हो, संतुलित है, हमारे लिए अच्छा है। सर अगर मान लीजिए ज्यादा वापस हो जाए तो अरे बाप रे बाप, रतिया में बर्फ बन जाओगे, ठीक है, -100 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, कैसे जिया जाएगा, हाँ कैसे जिया जाएगा, मतलब समझो नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो उष्मा बजट दोस्तों ये संतुलन के लिए होता है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली जो सूर्याताप है, पृथ्वी की किसी भी सतह की बात करें, उसको प्राप्त होने वाली जो सूर्याताप की मात्रा है वह उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली यानी वापस भेज दी जाने वाली सूर्याताप के मात्रा के बीच का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसी अनुपात को एक नाम देते हैं एल्बिडो का। क्या कहते हैं दोस्तों, उसी अनुपात को एल्बिडो का नाम देते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जो सूर्य से दोस्तों क्या कर रहा है, 1 लाख कैलोरी दोस्तों उसको उष्मा मिल रही है, ठीक है, और 1 लाख कैलोरी दोस्तों वापस भी भेज दे रहा है, ठीक है। खैर वापस कितना भेज रहा है, कितना मैटर नहीं, इन दोनों का जो रेशियो है, ये रेशियो 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, कोई भी अनुपात हो सकता है ना। ये जो अनुपात है दोस्तों, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, यानी कितना मिला और कितना गया परावर्तित होकर, इसी अनुपात को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। इतने इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस परिघटना के कारण चंद्रमा या किसी उपग्रह से देखे जाने पर पृथ्वी एक चमकीले तारे जैसी दिखाई पड़ती है। कौन सी परिघटना है दोस्तों, ये एल्बिडो ही तो है। क्यों, एल्बिडो के केस में होता है क्या, जितना आता है रात के समय उतना वापस जाता है। हाँ सर, गजब बात बता दिया। दिन में आता है,
रात में विकिरण कब होता है? रात में। वापस कब होता है? रात में। परावर्तन कब होता है? रात में। रात में तो दिन में कहां हो पाएगा भाई? दिन में तो सब आने में लगे हैं, सारी रेलगाड़ी उधर से आती खाली, जाती कोई नहीं। रात में सब जाना शुरू होती है, एक साथ छूटती है, ठीक है। तो रात में जब दोस्तों उष्मा वापस जाती है ना, तो जब आप किसी दूर उपग्रह से खड़े होकर, हम करें उपग्रह छोड़िए ना, मान लीजिए यहां उपग्रह की जगह ग्रह नहीं हो सकता क्या? आप मान लीजिए मंगल पे खड़े होकर पृथ्वी को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी आकाशीय पिंड पर खड़े होकर देख रहे हैं, हम कह रहे हैं वहां पर कोई अलग से सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट पे दोस्तों आपने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है, ठीक है, वहां से देख रहे हैं। दोस्तों देखेंगे तो जो प्रकाश वापस जाता है ना, ये चमकता हुआ रहता है, इसीलिए इसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भी क्या कहते हैं? इसे भी एल्बिडो नाम दिया जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। बढ़िया पॉइंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली 100 इकाई सौर विकिरण या सौर ऊर्जा में से कितना भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता? परावर्तित हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लीजिए 100 यूनिट दोस्तों उष्मा आई हो, तो कितना दोस्तों आपसे क्या पूछा? कितना परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 35 इकाई। कितना दोस्तों? 35 इकाई, 35 इकाई यूनिट क्या हो जाती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी परीक्षा में इसका उल्टा पूछ लेता है, कितना धरातल पर आती है? तो 100 में से 35 घटा दोगे तो 65। तो याद रखिएगा दोस्तों 65 इकाई क्या होता है? 65 इकाई, 65 इकाई जो होता है दोस्तों ये धरातल पर आता है। 65 इकाई ये धरातल पर आ जाता है और 35 इकाई ट्रांसफर हो जाता है ऊपर से ऊपर ही, ठीक है, वो नीचे तक नहीं आ पाता, वो दोस्तों ऊपरी सतह से ही दोस्तों वापस चला जाता है परावर्तित होकर के। ये तथ्य आप याद रखेंगे। कर रहा है अगला सवाल दे रहा है कि सौर ऊर्जा के अवशोषण से गर्म होने के पश्चात, ये जो सौर ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लिया किसी ने, उससे गर्म होने के पश्चात धरातल दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का जो विकिरण करता है, ठीक है। ये विकिरण कैसा होता है दोस्तों? पहली कंडीशन है दीर्घ तरंगों के रूप में, ठीक है। दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊर्जा का विकिरण करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बढ़िया सवाल ये भी है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, अगला दे रहा कि पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी द्वारा कितनी ऊर्जा वायुमंडल में वापस भेज दी जाती है पार्थिव विकिरण के तरफ, ठीक है। तो पार्थिव विकिरण में होता क्या दोस्तों? इसमें तो पहले गर्म होता तब वापस जाता, ठीक है। तो इसमें 51 यूनिट दोस्तों है, 51 इकाई क्या हो जाता दोस्तों? पार्थिव विकिरण द्वारा परावर्तित होता है, ठीक है। पार्थिव विकिरण द्वारा परावर्तित, ठीक है, द्वारा परावर्तित हो जाता दोस्तों। एक ये भी दोस्तों आंकड़ा है, इसे भी याद रखेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, बार बार इस तरह के सवाल आते रहते हैं, आप पढ़े रहेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। लिख रहा सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण को मिलाकर वायुमंडल कुल कितना ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। सौर विकिरण को मिलाकर और पार्थिव विकिरण को मिलाकर कुल कितना ऊर्जा प्राप्त करता है, और फिर इस सारी ऊर्जा को अंतरिक्ष में विकिरित कर देता है, ठीक है, भेज देता है, ठीक है। तो कितना दोस्तों? 48 यूनिट, ठीक है। कितना दोस्तों? 48 इकाई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 48 क्या 49 कर दिए होते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही अनुमानित जो है मैं वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। वहां पर 51 और यहां पर 48 याद रखिए, ठीक है। कह रहा कुल कितने यूनिट ऊर्जा हानि में, यहां क्या हो जाता है दोस्तों? लॉस हो जाता है। जैसे जितने का पेट्रोल भराते हैं उतना पेट्रोल आपकी गाड़ी में आता नहीं, कुछ उड़ जाता है, आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी जैसे मान लीजिए कहीं गन्ना लाद के आप चलें, ठीक है, और गन्ना जहां पहुंचा रास्ते में धूप लगा, गन्ना सूख गया, ट्रक का वेट डाउन हो जाएगा। तुमने सोचा ही नहीं था। कोयला लाद के चले, रास्ते में बारिश हो गया, हाँ, कोयला भारी हो गया। अरे सर पॉइंट वाली बात है। एक ट्रक था, बालू लाद के जा रहा था, रास्ते में बारिश हो गया, क्या हो गया? थोड़ी बहुत पानी गया होगा अंदर, ढकने के बाद भी वजन बढ़ गया ट्रक का, मतलब समझिए, ठीक है। क्या है? उसी तरह से दोस्तों हानि। लिख रहा कुल कितने यूनिट ऊर्जा की हानि पार्थिव विकिरण और वायुमंडल द्वारा किए जाने वाले परावर्तन के योगदान में भी होता दोस्तों? तो याद रखिएगा कुल कितने यूनिट ऊर्जा की हानि में पार्थिव विकिरण और वायुमंडल द्वारा किए जाने वाले परावर्तन का योगदान, वो तो 100% में योगदान होता है, ठीक है। और जो ये जाता दोस्तों लॉस होता है वो तो होना ही, और वो हमेशा एक जैसा भी नहीं होता है। ये आंकड़े दोस्तों अलग अलग भी हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि समय के अनुसार दोस्तों ये चक्र बदल रहा है। चक्र मतलब देखिए अब ओजोन परत फटते जा रही, तो
पहले आंकड़ा अलग था, अब अलग है। ये समय दर समय दोस्तों ये आंकड़ा बदलता रहता है, ठीक है। कह रहा कुल प्राप्त सूर्य ताप और कुल बहिर्गामी विकिरण की मात्रा के अंतर को दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है। जितना दोस्तों कुल मिल रहा है उसमें से बहिर्गामी वाला जो घटा लेंगे तो आपको मिलेगा शुद्ध विकिरण। क्या मिलेगा दोस्तों? शुद्ध विकिरण। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिए आपने कमाया 100 रुपया, कमा लिया, यही हमारी नेट प्रॉफिट है। अरे रुको भाई, अभी 100 रुपया नहीं, अभी कमाया, अब उस कमाई में से मान लीजिए आपने 20 रुपया टैक्स भर दिया। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना? 80 रुपया। जो 100 कमाया था उसे कहते हैं सकल। क्या कहते हैं? सकल। ये जो 80 आई इसे कहते हैं शुद्ध। क्या कहते हैं? शुद्ध। तो ऊपर वाला सकल था, ये माइनस होगा तो शुद्ध मिलेगा, ठीक है, शुद्ध। तो अगर शुद्ध विकिरण की बात करें दोस्तों तो शुद्ध विकिरण इस तरह से दोस्तों निकाला जाता है, याद रखिएगा। कह रहा संपूर्ण पृथ्वी का शुद्ध विकिरण कितना, मतलब एग्जैक्ट दोस्तों ये पूरे पृथ्वी पर शुद्ध विकिरण कितना प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है दोस्तों वो कितना दोस्तों? तो शुद्ध विकिरण हमेशा शून्य होता है। क्यों दोस्तों? 20 में हमने क्या बताया था? उष्मा बजट बताया था, ठीक है। क्या बताया था दोस्तों? उष्मा बजट। उसी वजह से दोस्तों ऐसा है। आगे देखिए, कुछ आप भी रिसर्च करिए, बताइए। कह रहा किन अक्षांशों के बीच शुद्ध विकिरण क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है, और किस अक्षांश के बीच दोस्तों शुद्ध विकिरण क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो अभी हम दोस्तों धनात्मक की बात करते हैं, ठीक है। कौन सा? तो कभी भी दोस्तों आप केयर करेंगे ना, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, देशांतर की बात नहीं हो रही है, यहां अक्षांश की बात हो रही है। अक्षांश मतलब जो लेटी हुई रेखाएं होती, क्षैतिज जो रेखा होती दोस्तों, क्षैतिज रेखा, ठीक है, जो लेटी हुई रेखा रहती है क्षैतिज, खड़ी नहीं, ठीक है, वो। तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो रेखा है दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश तक, यहां पर क्या होता है दोस्तों? यहां धनात्मक होता है। शुद्ध विकिरण यहां पर क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। जबकि संपूर्ण पृथ्वी के लिए क्या होता है दोस्तों? तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए शून्य हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और पॉइंट दे रहा है कि किन अक्षांशों के बीच शुद्ध विकिरण क्या हो जाता है दोस्तों? ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। कहां तक दोस्तों? 40 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य दोस्तों याद रखिएगा ये जो है ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। क्या, किसकी बात करें? क्या ऋणात्मक हो जाता है? जो शुद्ध विकिरण होता है ये ऋणात्मक हो जाता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। अभी आपने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 में दोस्तों हम और भी डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित और भी सवाल मुझे मिले हैं, वो भी आपको याद रखना है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत बेहतरीन किताबें लॉन्च की गई हैं। हम बड़े शिद्दत के साथ किताबें बनाते। देखिए किताब पर काम करना हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हमें लगा ना कि मार्केट में अभी भी वो चीजें नहीं है। लोग इतनी जल्दीबाजी में कि अब आजकल एआई आ गया, लोग कहते हैं एआई से किताब लिखवा दो। मतलब मनुष्य कितना मतलब आलसी होते जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वही हाल बच्चों का है। आप में से कितने ऐसे बच्चे जो नोट्स बनाते हैं बताइए? इतनी अच्छी क्लास का नोट्स भी नहीं बना पा रहे हैं। 5 साल पहले होते ना तो नोट्स भी बनाते, पैसा भी देते, और तब भी शायद इस तरह की चीजें नहीं मिलती। समय समय की बात है दोस्तों, मिल रहा है आपको तो आप सदुपयोग करिए, ठीक है। जिनको नहीं मिल रहा होगा, जहां तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, वो बच्चे कितने परेशान होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शेयर करिए, शेयर करिए। ज्ञान को बढ़ाने से दोस्तों आगे बढ़ता है, लोगों को दोस्तों इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे अगर आप में क्षमता होगी तो आप ही सीट निकालेंगे भाई, आपके हिस्से का कोई दूसरा नहीं ले सकता। क्यों ऐसी विचारधारा रखते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा? नहीं, कंपटीशन बढ़ाना होता तो ये गलत भावना है, ऐसे नहीं करते, ठीक है। समझिए बातों को दोस्तों। बहुत शिद्दत के साथ किताबें लिखी जा रही हैं, आप लेंगे पढ़ेंगे कोई भी किताब, चाहे परीक्षा के हिसाब से लिखी गई हो, चाहे सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी गई हो, हर किताब में दोस्तों दम ही मिलेगा आपको, एकदम लीक से हटकर मैटर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। क्योंकि हम ना, आप देखते होंगे लंबे समय से, मुझे लगता है 4-5 महीने से इतनी ही किताब हमारे पास है, नई किताब हम लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं। काम इतना आ जा रहा है, उसमें मैटर इतना डालना पड़ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखनी पड़ रही हैं, समय लग रहा है, ठीक है। बस इसी वजह से नहीं आ पा रहा है। तो आप जुड़िए साथ में, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, यही निवेदन है।